हेलो वाली, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। सो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हो रहे होते हैं। ओके, उन सारे प्रोसेसेस को कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो जो सबसे पहला वर्ड यू शुड नो इज़ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है ना, जब आपका अर्थ का कोई रिलीफ है उसका जब वेयरिंग डाउन हो जाता है ना। सो इट इज़ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन के साथ जब आप उसका वेयरिंग डाउन हो जाता है तो उसे कहते हैं ग्रेडेशन। ओके, सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो रहते हैं वो होते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस रहते हैं और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस रहते हैं। ओके, एंडोजेनिक प्रोसेसेस में आ जाता है वॉल्केनिज्म, डिएस्ट्रोफिज्म मतलब होता है जब आपकी लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन हो जाता है अर्थ सरफेस का किसी भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, है ना, उसको कहते हैं डिएस्ट्रोफिज्म। ये आपका एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया गया है ना। और यही जो आपका अर्थ सरफेस के लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर होता है और मेटामॉर्फिज्म होता है रॉक्स का। ये तो आपको मैंने पहले बताया था कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। देन आपका जो डिएस्ट्रोफिज्म है वो भी दो टाइप का रहेगा, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक होता है ऑरोजेनिक और एक होता है एपिरोजेनिक। ओके, ऑरोजेनिक जब आपका हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो रहा है तो इसकी वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है ना, मतलब ऐसा फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, फॉल्टिंग होगा, है ना, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो रहा है। ओके, इसकी वजह से माउंटिंग बिल्डिंग हो रही है। फिर एपिरोजेनिक जो रहता है ये होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे आपका हो रहा है वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर जाने वाला मूवमेंट हो रहा है। इसकी वजह से अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ लार्ज लैंड मास हो रहा है। यहाँ पे कुछ इंटेंस फोल्डिंग नहीं होती है, जैसे आपका अपलिफ्टमेंट और प्लेट्यूज हो गया, है ना। ये जो आपका वर्टिकल मूवमेंट हुआ उसको कहते हैं एपिरोजेनिक। ओके, अब आपका जो एक्सोजेनिक रहता है, मैंने आपको एंडोजेनिक के बारे में बता दिया है। एक्सोजेनिक रहता है, इसमें आपका आ जाता है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये इस सब के बारे में आई डिस्कस, और इन सब का डिफरेंस भी मैं बता दूंगी आपको, है ना। एक्सोजेनिक एलिमेंट्स जो रहते हैं नेचर के, वो क्या करते हैं ना, अर्थ के मटेरियल को एक्वायर करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एक जगह से लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहलाते हैं। ये एक्सोजेनिक एलिमेंट्स को जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी कहा जाता है, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर, ये सारी चीज़ें आपका जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, है ना। अब लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, क्योंकि ये आज का मेन टॉपिक है ना। एक्सोजेनिक, अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी का है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन से मैंने समझा रही हूँ। व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी यू विल कम अक्रॉस कि एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है ना वो अपनी एनर्जी कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ड्राइव कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर से, जैसे कि एटमॉस्फेयर में रेनफॉल है, विंड्स हैं, ग्लेशियर है, ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर से ही आ रही हैं। और एटमॉस्फेयर अपनी कहाँ से एनर्जी ड्राइव करता है, सन से। जैसे सन की वजह से अर्थ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, एवापोरेशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इन्हीं सब से तो हमारा एटमॉस्फेयर बना है। एंड देन अल्टीमेटली दिस एटमॉस्फेयर इटसेल्फ लीड्स टू रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर, इवन रिवर्ट्स में आपका किसकी वजह से हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से रिवर्ट्स हो रही हैं, है ना। देन आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो रहता है वो रहता है ग्रेविटेशन। जैसे कि अब ये देखो, एक पहाड़ है, वहाँ पे बहुत सारा ऊपर मलबा है ना। सो ग्रेविटेशन विल पुल इट डाउन, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा जो ऊपर का सामान है वो नीचे आएगा। एक ये रहता है ना। जितने भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस रहते हैं वो डेन्यूडेशन होते हैं, है ना। डेन्यूडेशन प्रोसेसेस आपके 3 प्रकार के होंगे, एक होगा वेदरिंग, एक होगा मास मूवमेंट और एक होगा इरोजन।
है ना। वेदरिंग में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शन, इन सब की वजह से हो रहा है। मतलब आपका जो कोई भी पत्थर वत्थर हैं जो और ये हैं, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। मास मूवमेंट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। जैसे कि एक पहाड़ पे से बहुत लैंडस्लाइड हो रहा है, तो दैट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स। देन इरोजन जो रहता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से रहता है। ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है। देन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के टाइप, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पे वील डिस्कस वेदरिंग। वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी, मैकेनिकल वेदरिंग होगी। देन वील डिस्कस मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, और मास मूवमेंट में ही आपका आ जाएगा लैंडस्लाइड। और फिर वी विल डिस्कस इरोजन और डिपोजिशन। ओके, अब वेदरिंग देख लेते हैं। वेदरिंग क्या है, जब आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है एक रॉक का, तो उसको कहते हैं वेदरिंग। और किसकी वजह से होता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर की वजह से होता है, जैसे क्लाइमेट, इन सारी वजह से जो आपका अर्थ का मटेरियल है उसकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसी स्थान पे होती हैं जहाँ पे वो पत्थर है या फिर वो अर्थ मटेरियल है ना। वो इट्स नॉट लाइक इरोजन जहाँ पे एक जगह पे हो रहा है फिर उसको ट्रैवल करके वो दूसरी जगह पे जा रहा है, इसलिए इट्स इन सीटू। इन सीटू मतलब जहाँ पे वो मटेरियल है वहीं पे हो रहा है ना। यहाँ पे वेरी लेस या फिर नो मोशन ऑफ मटेरियल होता है। ओके, अब आपका जो वेदरिंग है उसके टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है, आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है रॉक्स का, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, कार्बोनेशन हो गया है ना। इसकी वजह से आपका जो पत्थर है वो टूट रहा है, तो वो हो जाएगा आपका केमिकल वेदरिंग। जैसे कि मान लीजिए एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन की वजह से आपके जो पत्थर हैं उनका धीरे धीरे इरोजन शुरू हो जाएगा। बहुत बार जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर वो प्रिसिपिटेशन के थ्रू जब आती है, सो उसका भी इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या होगा ना, न्यू मिनरल्स फॉर्म्ड होते हैं, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाएगा। जो पेरेंट रॉक है जब उसका वेदरिंग होगा तो जो मटेरियल निकलेगा उसके बाद, क्योंकि उसमें केमिकल्स का आदान प्रदान हुआ रहता है, इसलिए उसका पूरा मिनरल ही बदल जाएगा। देन फिर होता है आपका फिजिकल, है ना। फिजिकल होता है मैकेनिकल। फिजिकल बैकग्राउंड, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा है किसी रॉक का, है ना, उसकी वजह से आपको उसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। यहाँ पे कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है ना। जैसे अब आपका ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से पत्थर गिर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वाटर प्रेशर की वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा जगह पे जहाँ पे वाटर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे धीरे धीरे वेदरिंग शुरू हो जाएगी, है ना। एक्सफोलिएशन की वजह से हो रहा है, एक्सफोलिएशन। फिर होता है सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर के जो सॉल्ट हैं वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, है ना। इसमें आपका सिर्फ साइज़ चेंज होता है, कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ओके, देन फिर होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। जैसे कि प्लांट की रूट्स हैं, वो अगर किसी रॉक में जाने लगी तो वो रॉक को तोड़ देंगी, या फिर बोरोइंग एनिमल्स जो रहते हैं जैसे कि आपके रैबिट्स हो गए, है ना, ये आपका खोदते हैं जगहों को, है ना। या फिर प्लांट और एनिमल अगर कहीं पे मर रहे हैं तो उनकी बॉडी से उनके डिकेइंग बॉडी से एसिड्स निकलते हैं। लाइकेंस होती हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, उसकी वजह से वेदरिंग होती है। और माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ही जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही है। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वेदरिंग का। एक तो पहली बात तो एक्सफोलिएशन होता है ना।
एक्सफोलिएशन इज द रिजल्ट, इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मतलब वेदरिंग के बाद आपकी ऊपर वाली जो लेयर रहेगी किसी चीज़ की वो हट जाएगी, तो एक्सफोलिएशन ऑनियन पीलिंग टाइप होता है, जैसे आप अनियन की लेयर बाय लेयर निकालती हो, है ना। अब क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल मिनरल्स भी होगा। मान लो आपका ऐसा है कि कोई एक मिनरल है, गोल्ड ही ले लीजिए, और वो किसी एक जगह पे, गोल्ड तो नहीं, कोई और भी मिनरल है, वो कहीं पे एक जगह पे है, वहाँ पे वेदरिंग हुई है, तो वो मिनरल वहाँ से ट्रैवल करके कहीं और चला जाएगा। या फिर एक कोई पत्थर है जिसमें एक पर्टिकुलर मिनरल है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो वो बाय द टाइम जब तक इरोजन हो, जब तक वेदरिंग हो रही है, तो वो वाला मिनरल सॉल्युबल होके पानी से चला जाएगा, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक और मिनरल होगा उस रॉक में, वो वहीं पे रह जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है, तो सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा है ना। रेगुलेट बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होते हैं, मास मूवमेंट होता है ना। अब आपके जो बायोम्स रहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वेदरिंग, जितनी ज़्यादा वेदरिंग उतनी ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सारा हो गया, है ना। ये मास वेस्टिंग में एड करता है, इरोजन में एड करता है, और चेंज ऑफ रिलीफ में एड करता है। अब आप पूछोगे ये मास वेस्टिंग क्या है। जब एक डाउन स्लोप मूवमेंट होता है वेदर्ड रॉक का, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में, मतलब ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है, किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं लग रहा है इसमें, पानी नहीं लग रहा, विंड नहीं लग रही, आइस नहीं लग रही है, उसे कहते हैं मास वेस्टिंग। जैसे कि लैंडस्लाइड जो है, ऊपर के जो वेदर्ड रॉक हैं उन पर सीधा असर सिर्फ ग्रेविटेशन का होता है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। टाइप ऑफ मास मूवमेंट जो है क्रीप है, क्रीप मतलब स्लो टाइप का मूवमेंट हो रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है ग्रेविटेशन के वजह से। और होता है सॉल्यूफिलेशन होता है जब आपका वाटर सेचूरेटेड सॉइल है, एक सॉइल है उसमें वाटर का सेचूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो भारी हो गई तो ग्रेविटेशन का फोर्स उस पर और भी ज़्यादा लग रहा है, और वो फिर नीचे आ जाएगी। ओके, मास वेस्टिंग जो है उसको मास मूवमेंट भी कहते हैं, है ना। जो ग्रेविटी है उसका जो इस पे असर है वो मैटर पे लग रहा है, बेड रॉक के मैटर पे, और प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग दोनों पे लग रहा है ना। मान लो आपका जो ऑलरेडी जो सॉइल बनी थी उस पर भी लग रहा है, और जो वेदर होने के बाद जो प्रोडक्ट है उस पर भी लग रहा है। देयरफॉर वेदरिंग इज़ नॉट अ प्रीरेक्विजिट, ज़रूरी नहीं है कि मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग होना ज़रूरी है ना। विदाउट वेदरिंग भी आपका मास मूवमेंट हो सकता है, बट इन केस आपका वेदरिंग हो जाता है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, देन इट विल जस्ट एड इन मास मूवमेंट। ओके, अब मास मूवमेंट जो है वो वेदरिंग और एरोजन नहीं है, भले ही उसमें मटेरियल का शिफ्ट हो रहा हो, तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट इन दी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन के वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। ओके, देन लेट्स गो हियर कि कॉजेज ऑफ मास मूवमेंट। रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो। मान लो कोई अबव एक बहुत लेयर है ना, बहुत भारी लेयर है मिट्टी की, और फिर वहाँ पे कुछ टनल वनल बन जाती है, तो ये हो सकता है ना। या फिर इंक्रीज ग्रेडियंट, आपका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, या फिर हाइट ऑफ द स्लोप बढ़ गई है ना। या फिर मटेरियल ज़्यादा हो गया है, एकदम से बढ़ गया कहीं से मटेरियल, तो उसको ओवरलोडिंग हो जाएगा। हैवी रेनफॉल होगा तो सेचुरेशन हो जाएगा, और वो जो रेनफॉल का पानी है इट विल वर्क लाइक ल्यूब्रिकेशन। ओके, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ मशीनरी का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो भी होगा। या फिर आपका एक्सेसिव नेचुरल सीपेज के कारण हो सकता है, और रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन है इट वर्क्स लाइक रूट्स जो हैं वो पकड़ के रखती हैं। ओके, सो ये हो गया आपका कि मास मूवमेंट जो हो रहा है उसके कारण क्या है। लेट्स डू कि मास मूवमेंट्स में आता क्या है। मास मूवमेंट्स में एक आएगी लैंडस्लाइड इज रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल, डेबरीज अंडर ग्रेविटी।
ओके। एक आता है स्लम्प, कि मान लीजिए एक सरफेस है ना, जो कि कॉनकेव सरफेस है, इट्स नॉट लाइक अ माउंटेन, वहाँ पे कॉनकेवनेस आ गई है। तो कॉनकेवनेस के साथ क्या होता है ना, मटेरियल जब नीचे जाएगा तो उसमें रोटेशन आएगा। ओके, और ये जो रोटेशन आएगा उसके कारण, मान लो एक पेड़ है, ये नीचे गिर रहा है, ओके, ये नीचे गिरेगा तो ये पीछे को भी खिसक जाएगा थोड़ा। आपने खुद देखा होगा, आप किसी स्लाइड पर हैं, तो अगर आप यहाँ से जा रहे होते तो आप थोड़ा पीछे भी होने लगते हैं। इसी को कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट, जो आपके स्लम्प में आता है। फिर आता है डेब्री स्लाइड, मतलब बहुत रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहा है लूज मटेरियल का अलोंग अ स्ट्रेट सरफेस, किसी स्ट्रेट सरफेस पे हो रहा है, तो उसको आप कहेंगे डेब्रीज स्लाइड। ओके, नेक्स्ट होता है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन होता है कि आपका इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जो कि रनिंग वाटर है, ओके, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स है, विंड्स है, वेव्स है, इसके कारण इरोजन हो रहा है ना। ये इरोजन आपका सरफेस को वॉर्न डाउन कर देता है और यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है ना। आपका जो डिपोजिशन है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। डिपोजिशन मतलब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। इट स्टार्ट टू सेटल ऑन अ जेंटलर स्लोप, मतलब ये मान लो पहाड़ है, तो यहाँ से इरोजन होगा। अब जब तक ये यहाँ तक आएगा तो उसमें उतना तो वो नहीं बचेगा एनर्जी जो पहले था, तो इट विल स्टार्ट टू सेटल हेयर, है ना। तो यहाँ का जो डिप्रेशन है, इट विल स्टार्ट टू गेट फिल्ड। ओके, अब एक्विजिशन और एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स और डेब्रीज भी होता है। इसका मतलब अगर आप इरोजन का एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे तो इट इज़ एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज। अब मैंने जब आपसे कहा था कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, दीज आर ऑल इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स, दे आर ऑल्सो एग्रेडेशनल एंड डिपोजिशनल एजेंट, मतलब यही वो एजेंट होते हैं जो डिपोजिशन भी करवाते हैं। ये इरोजन करवा के मतलब यहाँ से इरोज तो करेंगे ही, उसके साथ साथ डिपोजिशन भी यही करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा ये आपका एनसीईआरटी का है, बट आई थिंक इट इज़ मोर मीन्स रेलेवेंट। बट स्टिल जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग मेंटल पे बहुत डिपेंड करता है कि वेदरिंग का इंटेंसिटी कितना था, है ना। वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है और वो जो आपका है बैक्टीरिया या फिर किसी भी और इन्फीरियर बॉडी से कॉलोनाइज हो जाता है। देन दैट बॉडी जो रहती है वो उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने लगती है। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमस अकमलेशन होना लगता है और उसकी वजह से फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। अब सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब आपका जो रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी दिखने लगेंगी सॉइल पे, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स। जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जाओगे तो शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पेरेंट रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से बदल गई हूँ। टोपोग्राफी से फ़र्क पड़ता है कि आपका वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वहाँ पे कितनी सनलाइट आ रही है, कितना, अगर ज़्यादा हाइट पर है वो जगह तो वहाँ पे आपका सॉइल की जो लेयर है वो बहुत पतली हो पाएगी। अगर प्लेन्स पे है तो सॉइल की लेयर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा असर रहता है टोपोग्राफी का। जैसे कि आपका जो आपके जो माउंटेन्स हैं उन पे बहुत पतली लेयर रहती है, प्लेन्स पे बहुत मोटी लेयर रहती है ना। ये आपका सॉइल फॉर्मेशन पे रहेगा। फिर होता है क्लाइमेट की वजह से आपका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ भी चेंज होती हैं। जैसे कि अगर जैसे वार्मर क्लाइमेट है तो केमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी, कूलर क्लाइमेट है तो केमिकल एक्टिविटीज़ कम रहेंगी। जैसे कि आपके जितने भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, यहाँ पे जो पत्ते या फिर पौधे या फिर एनिमल्स जो मर जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और वो डिकम्पोजिशन होने के कारण ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा कम रहता है।
क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। पर उसी के टेम्परेट जोन में, उसी के कॉन्ट्रेरी में जो फॉरेस्ट है टेम्परेट जोन में, वहाँ पे आपको ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट के कारण, विच इज़ अ कूल क्लाइमेट, उसके कारण डिकम्पोजिशन लेट हो रहा है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, जो आपके जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में अर्थवॉर्म ज़्यादा हैं, या फिर आपने ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, या फिर ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, तो उसकी वजह से आपका सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल पे असर पड़ता है। सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलू, एंड आई होप आई हेल्प्ड यू टुडे, एंड इफ़ आई डिड, प्लीज़ इसको लाइक कर देना। थैंक यू।